हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब लोग आ गए? जी भैया, आपके सेक्शन के आ गए सारे? जी सर। अच्छा, और सेक्शन बी में उसामा तो मुझे नहीं दिख रहा। उसामा मुगल? जी उसामा? सर। यार जरा जी मैसेज सर। वैसेज करो, बोलो जल्दी से आ जाएं सर। सर बोल रहा हूँ, मैसेज करा है मैंने। ठीक है। अच्छा, आवाज़ आप लोगों को हल्की आ रही है मेरी? सही आ रही है सर। ठीक है, मैं एक और इंतजाम भी कर रहा हूँ, उसके आप बताइएगा थोड़ा सा आवाज़ और शायद बेहतर हो। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पलीफायर्स के डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। और मैंने आपको वीडियोस भेजी थी जिसमें मॉडल बनाया हुआ था और एम्पलीफायर को सॉल्व किया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो आई थिंक कुछ देखी तो होंगी वीडियोस, ऐसा है कि नहीं है? देखी हैं या बिल्कुल भी नहीं देखी? भाई बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर नहीं देखी। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी जी सर। आवाज। यार रिप्लाई तो करो। तुम नहीं देखी वीडियोस हैं? सर आज सुबह देखनी थी तो क्लास जल्दी हो गई। यार मतलब यानी ये भी मेरे पे ही डाल दो हैं कि क्लास जल्दी हो गई, तो कल देख लेते मेरे भाई। वीडियो तुम सुबह में कितनी देर देखते हो? कितनी देर मिलती है? लैब मैनुअल यार देखा करो ना यार, तुम वीडियोस नहीं देखते हो, क्या फायदा होता है? वो काम फिर हमारा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर मैं यही करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो डालूंगा फिर मैं उसको लेक्चर में नहीं कराऊंगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर मैं जो वीडियो रखूंगा उसको फिर मैं लेक्चर में नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस लूंगा आपके। जैसे इस वक्त मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं कहूँगा क्वेश्चंस हैं तो बता दें, नहीं है तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज। फिर जाहिर है मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हो यार। मैं कोई भी आपको काम देता हूँ आप नहीं करते हो। अब बताओ मैं क्या करूँ? आप खुद देख लो इस पूरे सेमेस्टर जो मैं कहता रहा हूँ आपने नहीं किया। अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ। क्या बोल रहे हो सामा? जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ सर देखनी थी, वो मैनुअल वगैरह भी काफी वो मिला हुआ था तो टाइम नहीं मिला देखने का। यार मैं यही तो कह रहा हूँ। तो अगर मैं ये कर दूं कि अभी कर देता कि भाई ठीक है आप वीडियो देख लें, सवाल होगा तो मैं एंटरटेन कर लूंगा, नहीं होगा तो बस टॉपिक हो गया। तो फिर क्या करते आप? फिर भी नहीं देखते। नहीं सर, खाली वीडियो से मैं और उसके बाद अगली क्लास में मैं क्विज रख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। नहीं तो फिर कोई तरीका इसका हल नहीं है ना मेरे पास। क्या हल है आप बताएं? देखिए वीडियो दी थी तो देखनी तो चाहिए थी ना यार, कम से कम एक दफा तो देखनी चाहिए ना। ऐसे तो आप लोग कोई भी काम नहीं करोगे। मैं अगर इसी तरह से सिंपली आप लोगों को कहता रहूं। सर वो मैंने आपको क्या बताई थी बात? बिल्कुल नहीं देखिए, मैंने आपको क्या बताई थी बात कि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, टॉपिक ज्यादा हैं, तो इस वजह से आप जब ये करेंगे तो पैरेलल वर्किंग हो जाएगी, आपकी आसानी है। और जब ये नहीं करते तो बच्चे यही कंप्लेन कर रहे थे, सर अगर आप पहले देते तो हम पहले देख कर आ जाएंगे। अब जब दे रहा हूँ तो फिर भी नहीं देख कर आ रहे हो। नहीं इंशाल्लाह सर देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैं आपको करवा देता हूँ चीज, लेकिन अब आपने वीडियो देखनी है क्योंकि मैं उस डिटेल से नहीं करवा रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी करवाना है, मुझे पूरा एम्पलीफायर आज खत्म करना है। ठीक है, अगर आपने देखा होता तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है। बहरहाल अब आप वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, दोनों लेक्चर्स आप देखेंगे। ठीक है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ जी रही सर, है? दिख रही है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक डेवलप किया था, जरा रिकॉल कर लें। हमने 3 पैरामीटर कल डेवलप किए थे। पहला पैरामीटर क्या था, याद है? जीएम। जी सर। जीएम क्या चीज है? सर ये ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस। दूसरा पैरामीटर क्या था? आर पाई। आर पाई क्या चीज है? बेस इनपुट रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक, बेस इनपुट रेजिस्टेंस। और तीसरा पैरामीटर था आरई। ये क्या थी? एमिटर एमिटर इनपुट इनपुट। रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी हम आगे चल के मॉडल बनाएंगे, तो जब हम मॉडल बनाएंगे ना तो एक मॉडल हम ऐसा बनाएंगे जिसमें ये 2 पैरामीटर इस्तेमाल हो होंगे। ठीक है जी, तो नोट कर लें। एक मॉडल हम ऐसा बनाएंगे जिसमें ये 2 पैरामीटर हमारे यूज होंगे।
और दूसरा जो हम बनाएंगे उसमें हमारे पास ये दो पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वाले इस तरीके से। ये देख रहे हैं आप लोग? इससे आपका क्या हो रहा है कि जी मैंने आपको क्या बताया कि एक मॉडल में हमारे ये पैरामीटर्स इस्तेमाल होंगे, दूसरे में तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंस आपकी कौन से पैरामीटर को मिल रही है? जीएम को, क्योंकि ये हर जगह पे कॉमन आ रहा है, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है जी, और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, मगर जीएम उन दोनों से ज्यादा। खैर आगे चलें, ये हमारे पास हेडिंग क्या है? वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का क्या मतलब है? जाहिर है आप एम्पलीफायर बना रहे हैं, तो एम्पलीफायर में आप कोई इनपुट वोल्टेज देंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, ये मैं साइनसॉइडल की बात यानी एसी सिग्नल की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है हम एम्पलीफायर में हम क्या करना चाह रहे हैं? उसको एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं। तो कितना बड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। यानी गेन का मतलब हासिल होना है ना, तो वोल्टेज गेन ये है कि कितना बड़ा हुआ। तो एक छोटा सिग्नल आप दें और वो बड़ा होकर आपको मिल जाए, तो ये कैसे बड़ा हो गया? ये ऐसे बड़ा हो गया कि इसमें डीसी ने अपनी पावर को ऐड कर दिया। जैसे मैं आपको पहले भी बताई थी बात की, कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा, डीसी ने अपनी पावर को ऐड कर दिया, तो ये बड़ा हो जाता है। इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन। ये एम्पलीफायर जब भी आप करेंगे तो आपको बेसिकली ये चीज निकालता है, यानी आपका जो मेन टारगेट है, मेन आपका जो वर्किंग है वो है टू फाइंड द वोल्टेज गेन। ठीक है जी। अब देखिए पहली आपकी इक्वेशन क्या लिखी है? VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये क्वेश्चन कहाँ से आई, कोई बता सकता है? बताइए। ओम्स लॉ। वेरी गुड यार, चलो दिल खुश किया। जवाब दे, किसने दिया जवाब? सबने ही दिया। अबे मैंने दिल खुश कहा है तो जवाब तो दे दो, किसने दिया है? मैंने कब कहा कि नाराज किया है? मैंने कौन? उसामा? सर मैंने। हसीब? या नाम लिया करो ना, मेरे सामने थोड़ी हो तुम, मुझे दिख थोड़ी जी रहा है, मैं ऐसे कैसे पता चलेगा? वेरी गुड हसीब, बिल्कुल ठीक। देखिए ओम्स लॉ आप जब लगाते हैं तो VC निकाल, वहां से VC निकल आता है जब आप ओम्स लॉ लगाते हैं RC के ऊपर। यहाँ RC होता है, हम IC का फार्मूला लगा के VC निकालते हैं। अच्छा ये कि ये कौन सी वैल्यू है? ये DC है, AC है, कंबाइंड है? जी सर। ये सर डीसी है। सर ये एसी है। ना ये अरे DC है ना combine AC, है। कंबाइंड है ये। कंबाइंड है। अच्छा अच्छा हाँ सर वो सी थोड़ा ना लग रहा था कि स्मॉल है। नहीं यार, आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, C स्मॉल ये है, ये देखें, ये स्मॉल नहीं लग रहा आपको? जी सर जी सर। ये कैपिटल है। तो हमारे पास ये है कंबाइंड वैल्यू, तो जाहिर है ये तो सप्लाई है तो ये भी कंबाइंड वैल्यू वाला आएगा, और ये कांस्टेंट है, तो ये दो वेरिएबल्स हुए ना ये वाले। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको मैंने कल तो बताई थी बात की, कंबाइंड वैल्यूज ही तो रिप्रेजेंट हो रही है, तो हमने कंबाइंड वैल्यू का इक्वेशन लिख ली। जी जी। अब इस IC को हम ये लिख सकते हैं, बताएं? BC प्लस AC। जी सर लिख सकते हैं। जी और सर। जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा? BCC माइनस ICRC, और ये माइनस ICRC, सही है? जी तो ये BCC माइनस ICRC ये DC वोल्टेज है, ये प्रॉपर DC वोल्टेज की क्वेश्चन, ये भी ओम्स लॉ से आई है। तो ये क्या ये क्वेश्चन बन जाएगी, यानी ये वाली चीज एक्सप्रेशन, यानी VC बराबर है DC माइनस ICRC। ठीक है? जी सर। अच्छा जी सर। वैसे ये होना किसके बराबर चाहिए? ये है कंबाइंड वैल्यू, ये बराबर होना चाहिए DC प्लस, बताइए, DC प्लस AC, छोटा जी सा सी। ये होना चाहिए ना? जी सर। जी सर। So by comparing these two equations, this combined value compared by this combined value, this DC value compared by this DC value, so this AC value should be equal to this value. तो AC value की वोल्टेज निकल आया छोटा सी, किसके बराबर होगा बताइए? माइनस IC। क्या ख्याल आप लोगों का? यहाँ तक सही है बात? जी सर। जी सर। ये आपने AC वैल्यू का वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए VC किसके बराबर हो गया? माइनस ICRC। यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा IC की वैल्यू GMVB होता है, ये हमने लास्ट टाइम डेवलप किया था ना, नहीं याद तो दिखा देता हूँ। IC इक्वल्स टू GMVB कहाँ है? ये रहा, IC इक्वल टू GMVB, ये हमने निकाला था ना, याद है आप लोगों को? इस वाले फॉर्मूले से IC इक्वल टू GM, ये GM था, GMVB तो याद है? यस सर। तो यहाँ पर आपने वही सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने इस IC यहाँ पे माइनस GMVB RC। ठीक है? ठीक है जी सर। जी सर। अब ये आपका है हो गया आउटपुट वोल्टेज, और ये आपका हो गया इनपुट वोल्टेज। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं लाइक दिस,
तो ये आपका वोल्टेज गेन बन गया कि आउटपुट ओवर इनपुट इज योर वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए और छोटे सबस्क्रिप्ट बी से। ये होता है वोल्टेज गेन। करंट गेन क्या होगा? ए आई। पावर गेन क्या होगा? ए पी। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ? और ए पी हमेशा बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, क्योंकि वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन इक्वल टू पावर गेन। तो ये चीज किससे, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? गेन को। और नीचे जो चीज भी लिखी होगी दैट इज रिप्रेजेंट कौन सा गेन है? दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज बराबर है माइनस जीएमआरसी। भाई याद क्लियर बात? यस सर। जी सर। इससे आपको अंदाजा हुआ कि जीएम कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो वोल्टेज गेन को भी डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हमने यहां तक फाइंड आउट कर लिया। इसको आप बॉक्स कर लीजिए, AV इक्वल्स टू माइनस जीएमआरसी। आगे चलें, ये उसी का फॉर्मूला लिखा है तो खैर बस इसको ही रहने दें, काफी। हेडिंग दीजिए हाइब्रिड पाई मॉडल, इसको सिंपली पाई मॉडल भी कहते हैं। हेडिंग दीजिए हाइब्रिड पाई मॉडल या सिंपल पाई मॉडल। जी लिख ली हेडिंग? जी सर, लिख ली। अच्छा देखिए, अब इसको सिंपली के तरीके से बताने के लिए देखें, याद है आपको डायोड की जब हम मॉडलिंग करते थे तो डायोड की मॉडलिंग हम किस तरीके से करते थे? हम क्या कहते थे कि अगर एक डायोड हो तो आइडियल मॉडल में हम क्या करेंगे बताएं? बताओ यार। 0.7 की सप्लाई लगा देंगे। सर शॉर्ट कर देंगे। बिल्कुल अच्छा। सही, शॉर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, यानी हम एक तरह से हम ये कर रहे हैं, डायोड को रिप्लेस कर रहे हैं ना इस चीज से। सही कह रहा हूँ? जी। डायोड को रिप्लेस कर रहे हैं ना। और कंप्लीट मॉडल में क्या होगा? डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे बताएं? एक शॉर्ट पाथ, एक और वो डायनेमिक सप्लाई, और एक रेजिस्टेंस साइड। रेजिस्टेंस। तो ये डायोड रिप्लेस होता है ना पूरा का पूरा। लेकिन डायोड नहीं लगेगा उसकी जगह पे, या तो ये लगेगा या ये लगेगा, जो मॉडल बना रहे हैं आप। तो जब इधर भी आप मॉडल बना रहे हैं तो यहाँ पे कौन रिप्लेस होगा? ये पूरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये पूरा ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो जाएगा। ट्रांजिस्टर रिप्लेस होकर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यार देखो, ये बेस टर्मिनल ले लेते हैं हम, इसको हम कलेक्टर टर्मिनल ले लेते हैं, और नीचे हम एक एमिटर टर्मिनल ले लेते हैं, क्योंकि बेस कलेक्टर से करंट कंबाइन होकर एमिटर में आता है। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि बेस टू एमिटर, ये इनपुट साइड हुई ना, ये इनपुट साइड हुई। तो बेस की तरफ इनपुट साइड अगर है तो आपने रेजिस्टेंस निकाली हुई यहाँ की, याद होगा आपको, बेस पर इनपुट रेजिस्टेंस जो निकालते हैं हम वो कौन सी होती है? आर पाई। निकाली नहीं थी? बेस की इनपुट रेजिस्टेंस बताइए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कलेक्टर से जो एमिटर आ रहा होता है वो सिंपल, अगर आपको वो याद हो, ये कलेक्टर करंट था और ये कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज था। ये कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हमने पढ़ा था ना, याद है आपको? तो ये ग्राफ आकर ये कांस्टेंट होता था, ये आपका एक्टिव मोड था। ये कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती थी? करंट सोर्स को। मगर ये कांस्टेंट लाइन ऐसे थी, याद होगा आपको। इसको कौन कंट्रोल कर रहा था? बेस करंट कह लें या वो बेस वोल्टेज कह लें। तो ये डिपेंडेंट सोर्स थी। याद है आप लोगों को, जब मैंने करवाया था आपको, मैंने कहा था ये डिपेंडेंट सोर्स बनेगी। तो किसके इससे करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? कलेक्टर। और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? कलेक्टर टू एमिटर। ये है कलेक्टर, ये है एमिटर, और तो फिर इसके बीच में क्या लगनी चाहिए आपके पास? एक डिपेंडेंट सोर्स, लाइक दिस, एक डिपेंडेंट सोर्स। भाई बात समझ आ रही है यहां तक? जी सर, आ रही है। अच्छा, इसका करंट क्या होगा? जाहिर है इसमें ऊपर से कलेक्टर करंट आया तो ये होगा कलेक्टर करंट। और ये याद रखिए, जो मॉडल बन रहा है ये प्योर एसी मॉडलिंग होती है, यानी इसमें डीसी का कोई काम नहीं। जो भी करंट होगा वो सारे बेस आ रहा होगा, ये वाला बेस मीटर। तो ये सारे एसी करंट है, डीसी और कंबाइंड यहाँ नहीं है, ये पूरा एसी मॉडलिंग है। तो ये एसी करंट किसके बराबर होता है? वो अभी हमने पीछे देखा था। एसी करंट किसके बराबर होता है? जीएम, बताइए, बोलो ना यार। जीएमवीपी, जीएमवीपी ये लिखा हुआ है, जीएमवीपी। तो ये पूरा मॉडल होता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स।
अच्छा, दूसरा मॉडल भी बना हुआ है यहाँ पर इसको लिखा है बीटा आईबी, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि आईसी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बीटा इंटू आईबी। ये होता है कि नहीं होता, बताइए, बोलिए। यस सर। जी सर। ये हो गया करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो दोनों बन सकते हैं, यानी ये बात भी ठीक है, ये बात भी सही है, मगर ज्यादा स्टैंडर्ड ये है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इट्स यानी कि ये ज्यादा स्टैंडर्ड की बात है। यहां तक क्लियर बात? जी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को इस चीज से रिप्लेस कर देंगे और बेस के आगे जो कुछ, ये बेस है, इसके आगे जो कुछ है वो यहाँ लगाएंगे, एमीटर के आगे जो कुछ है वो यहाँ लगाएंगे, कलेक्टर के आगे जो कुछ है वो यहाँ लगाएंगे, और पूरा सर्किट कंप्लीट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो एक दफा जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो ईडीसी खत्म। जब एलसीए स्टार्ट, क्योंकि एलसीए में आपने ये सब सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो ईडीसी का काम सिर्फ इतना है कि आपको मॉडल बताना और मॉडल को प्रॉपर वे में अप्लाई करना, लेकिन उसके बाद जो मॉडल का सॉल्यूशन निकालते हैं वो ईडीसी का काम नहीं है, वो आपके लीनियर सर्किट एनालिसिस में आप सीख कर आएंगे। तो आप वही पुराना काम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आपको मैंने क्या बताया था कि जीएम और आर पाई से एक मॉडल बनता है, वो ये है जिसका नाम ही हाइब्रिड पाई मॉडल है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से। एनी क्वेश्चन? नहीं है ना? आगे चलूं? जी सर। ओके, इसके बाद सेकंड हेडिंग दीजिए टी मॉडल। टी मॉडल क्या है? यानी मैंने आपको बताया था दो मॉडल्स हैं, एक आर पाई मॉडल और एक टी, यानी दो मॉडल्स मैंने कहा था आपके होंगे, तो एक आर पाई मॉडल है उसमें से और दूसरा आपके पास टी मॉडल कहलाता है। ये टी इसकी शक्ल की बुनियाद पे कहा हुआ है कि कुछ टी जैसी शक्ल बन रही होती है। तो इसको किस तरह से बनाया हुआ है, चलिए इसको भी हम बना के देख लेते हैं। कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि यार कलेक्टर को हम जरा यहाँ पर रखते हैं इस टर्मिनल को, और कलेक्टर से करंट सोर्स डिपेंडेंट आती है, आपको पता है जैसे अभी पहले आई थी। ठीक है, ये चीज वही है, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है। और इसका नाम भी हम वही रख देते हैं जो पिछली उसमें रखा हुआ था, जीएमवीबी। यही नाम रखा था ना, जीएमवीबी। और इसके बाद ये इसका यहाँ पर बेस टर्मिनल आ गया, और इसके बाद ये नीचे एमीटर टर्मिनल होता है। तो बेस और एमीटर, इसमें हमने इनपुट रेजिस्टेंस आ रही पड़ी थी, एमीटर साइड पर जो होगी, ये एमीटर साइड पे है, देखिए ये एमीटर साइड पे है, इसका नाम है आर, और ये वोल्टेज हो गया प्लस माइनस, इसका नाम है वी बी ई, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है, ये कर रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, पिछले वाले में ना मैं भूल गया आपको ये बताना, यहाँ वैसे लिखा हुआ है कि पिछले वाले में भी ये देखें, ये कंट्रोल कर रहा था जीएमवीबी, और वीबी यहाँ था इसके क्रॉस, ये बेस टू एमीटर है ना, ये वोल्टेज दिया था, ये मैं बताना उस पर भूल गया था सर। तो ये कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है। इसी तरीके से जो अभी हम देख रहे हैं उसमें भी ये कंट्रोल कर रहा है और ये वाला कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि ये डायग्राम पर। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी डायग्राम अल्फा के साथ बनाई, इसको रहने ही देंगे, बस ये एक ही काफी, जीएमवीबी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये दो तरह के मॉडल्स हैं। अच्छा, अब एक बच्चे के जहन में सवाल ये पैदा होता है कि वैसे कुछ पैदा हो रहा है सवाल? पहले तो ये बताओ, मैं खुद ही बता दूं सवाल भी आप लोगों को, आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो रहा है ये दो मॉडल देखकर? जो भी हो रहा है पूछें, जल्दी से पूछें, आज टाइम कम है, मेरी एक मीटिंग भी है इसलिए मैं जरा जल्दी कराना चाह रहा हूँ, पूछें जल्दी से। सर एक जगह आर पाई रेजिस्टेंस ली है, दूसरी जगह आर ई ली है। हाँ, एक आर, तो सवाल क्या है? तो ये इसमें फर्क क्या हुआ फिर? मतलब ये तो कैसा बिल्कुल फर्क? डिफरेंट चीज है, आप कह रहे हैं कि सेम चीज थी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं डिफरेंट है और मैं कह रहा हूँ सेम है, यही कह रहे हैं ना? जी, पूछो सेम किस तरह है? हाँ देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडल तो एक ही ट्रांजिस्टर का बना रहे हैं ना आप, ये ट्रांजिस्टर है, इसका मॉडल बना रहे हैं। तो जब एक ही चीज का मॉडल बनाएंगे तो वो अगर डिफरेंट बना दिया तो फिर तो हम मॉडलिंग ही गलत कर रहे हैं। भाई एक चीज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, एक चीज को रिप्रेजेंट करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, मगर अगर आप ये कहें कि जिस चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो तरीके हैं वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, तो फिर वो चीज रिप्रेजेंट कैसे हो पाएगी सही से? ये सोचें आप। जब आप एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके तो हो सकते हैं, मगर उनका कॉन्सिक्वेंस तो एक ही होना चाहिए ना, क्योंकि चीज तो एक ही थी। क्या ख्याल आता है? जी बात सर। समझ में आ रही है आपको? तो देखिए ना, जी। ये चीज एक ही है। देखिए इसी में कलेक्टर से जो करंट आ रहा है वो डिपेंडेंट सोर्स में जा रहा है, इधर से भी जो कलेक्टर में करंट आ रहा है वो डिपेंडेंट सोर्स में जा रहा है। एक ही चीज नहीं है क्या? इसको ये डिपेंड किस पे कर रहा है? जीएमवीबी पे। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? जीएमवीबी पे। ये एक ही चीज नहीं है क्या? भाई आता हाँ तो करो, सही कह रहा हूँ ना? जी सर।
जी सर। अच्छा फर्क क्या आ रहा है कि इधर आप जो है ना वो बेस से जो करंट आ रहा है उसकी रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो बेस से करंट आने की रेजिस्टेंस हमने ड्राइव की थी वो आर पाई थी, और यहाँ पर आप एमीटर की तरफ जाने वाले करंट की रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ बेस से आने वाले करंट की रेजिस्टेंस नहीं देख रही है, एमीटर करंट है, उसकी जो हमने ड्राइव की थी वो आ रही थी। तो जाहिर है हम सही। जिसकी तरफ देख रहे हैं उसके हिसाब से बात करें, यानी यहाँ जो करंट फ्लो करेगा ना आर पाई से वो आई भी होगा, और जो इधर से करेगा वो आई ई होगा। अच्छा इन दोनों का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, आर पाई और आर ई का, वो क्या होगा? आर पाई और आर ई का रिलेशनशिप क्या होगा? हाँ क्या हो सकता है बताएं, कुछ ध्यान में आ रहा है? आर पाई और आर ई का, अच्छा चलिए ये बता दें, आर पाई बड़ा वैल्यू में बड़ा होगा या आर ई वैल्यू में बड़ा होगा? कौन वैल्यू में बड़ा होगा? बीटा आर ई बड़ा होगा। आर ई बड़ा होगा, ये मतलब आपने डिसीजन कैसे लिया बताओ? एक मिनट। चलिए अच्छा ये सर बताएं, आरी नहीं छोटा सर, होगा। सॉरी, आर बी सर, आई ये पाई दोनों बड़ा करंट होगा में, क्योंकि ये दोनों आई बी करंट में से छोटा कौन होता बड़ा है। होगा? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये करंट में से कौन बड़ा है? सर आई ई करंट बड़ा एमीटर होगा। का आई ई बड़ा है ना? जी आई ई बड़ा है तो आई बी छोटा है ना? जी तो रेजिस्टेंस उल्टा कर ले, सही कह रहे थे आप। जी तो आर सही। पाई बड़ा होगा, आर पाई वैल्यू में आर ई से बड़ा होगा, मगर कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा ही करंट है, तो आर पाई बराबर होगा, ये ड्राइव आप कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, कोशिश करें ड्राइव करने की, ये होगा बीटा प्लस 1 आर ई, ठीक है, इसको भी नोट कर लें। बीटा प्लस 1 आर ई, ठीक है। अच्छा वैसे ड्राइव इसका बहुत आसान है करना, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूं, या इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बताएं? आर पाई के, भाई सही कह रहा हूँ? यस सर। जी और आर सर। पाई किसके बराबर यस होता है? सर, बीटा अपॉन जीएम या वीटी बीटा अपॉन अपॉन, आईबी। यार ये छोटा लिखा था, बीटा ओवर जीएम इसी के बराबर होता है। जी यस और सर। आर ई बनाना है, आर ई होता है अल्फा ओवर जीएम, तो अल्फा लाना है, यहाँ पे अल्फा कैसे लिख रहा हूँ? अल्फा अल्फा लेके सर, आऊंगा अल्फा अगर जो मैं होता है बीटा, हमारा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 होता है ना। हाँ वेरी गुड, तो अगर एक काम करता हूँ मैं बीटा को डिवाइड कर देता हूँ, किससे किससे डिवाइड कर देता हूँ? बीटा प्लस 1 से। बीटा, ये बीटा लिखा है, बीटा प्लस 1 से, तो ये अपनी तरफ से किया ना मैंने, है सर तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कुछ करेंगे। करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वेरी गुड, तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्या करूं मल्टीप्लाई? बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा? वो तो जीएम था ना, है ना, नीचे जीएम था जी ना, सर। तो ये क्या बन गया? आप कहेंगे सर ये ऊपर तो बीटा प्लस 1 रह गया, ऊपर तो बीटा प्लस 1 रह गया, और ये बन गया अल्फा, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 अल्फा बन गया ना, हाँ यस सर। अल्फा अपॉन जीएम, तो ये किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ? बीटा आरी के। प्लस 1 इंटू आर ई, तो प्रूव नहीं हो गया? बोले हो गया सर। राइट हैंड साइड, तो ये मैंने होमवर्क देना था, कर मैंने करा ही दिया, तो आसान आसान चीजें हैं यार, ये आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर सबको? ठीक है, जी सर। ओके। अच्छा जी, 2 मिनट रह गए हैं, जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं नहीं स्टार्ट करूंगा, आप सब ना फौरन आ जाइएगा, देर नहीं करिएगा। आगे चलें, ये हमने टी मॉडल भी कर लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हाँ जरा पढ़ें, जब ये पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं? We wish to analyze a transistor amplifier shown in figure 5.53a to determine its voltage gain. Assume beta is equals to 100. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो कह रहा है वी विश, एक तो ये विश बड़ा करते हैं सेड्रा वाले, हर वक्त विश करते रहते हैं हमसे,
वो कह रहा है हम चाहते हैं कि आप इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को एनालाइज करें। अच्छा जी, ठीक है। और वो कह रहा है इसका वोल्टेज गेन निकालें। अब देखो कितनी सिंपल सी बात करती है, उसने वोल्टेज गेन निकाले भाई, और बीटा 100 दे दिया, तो वोल्टेज गेन कैसे निकालें? वोल्टेज गेन होता है एसी आउटपुट वोल्टेज अपॉन एसी इनपुट वोल्टेज। अच्छा, तो वो कैसे निकलेगा? वो तो आप मॉडल लगाएंगे तब निकलेगा। अच्छा, मॉडल लगाएंगे तो निकलेगा, तो मॉडल लगाने के लिए तो पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर कैसे निकलेंगे? वो डीसी वैल्यू से निकलेंगे। अच्छा, तो फिर डीसी वैल्यूज के लिए क्या करना है? क्यू पॉइंट निकालना है, तो मतलब डीसी एनालिसिस करनी है। तो पूरा काम आ गया कि नहीं आ गया इसके अंदर? आ गया ना? अच्छा, एक चीज और देखें, हाँ एक बात रह गई, वो ये थी, मैं जो कहता बच्चों के जहन में सवाल ये आ गया कि दो मॉडल हैं, तो हम मॉडल लगाएंगे कौन सा? ये बात तो डिस्कस ही नहीं हुई। तो आप क्या कहते हैं, कौन सा लगाएंगे? मतलब रिजल्ट किसमें सही आएगा? इसमें सही आएगा या इसमें सही आएगा या दोनों में सही आएगा? सर दोनों ये ही किसी में सही ज्यादा है। टी सही आएगा? मॉडल, टी टी मॉडल मॉडल में से सही टी आएगा मॉडल लगा और लें। इसमें गलत आएगा। नहीं, सर मैं टी दोनों मॉडल, सेम है तो कोई भी लगा सकते हैं। तो अता तो टी कह रहे हैं ना, क्यों भाई सर अता? टी से इमेजिन करना आसान होगा। सर क्वेश्चन अच्छा ठीक दिखाइएगा है, एक। अच्छा दिखा रहा हूँ। देखो पहले तो मकसद समझ लो कि दोनों मॉडल इक्विवेलेंट है। ये वो ऐसा नहीं है कि जैसे डायोड में था आइडियल, रियल, प्रैक्टिकल, ये दोनों ही एक ही मतलब स्टैंडर्ड के हैं। होता ये है कि आप ये मॉडल लगाओ या ये लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी अच्छी मिसाल ध्यान में आई। सुनो एक बात बताओ, अगर कोई सर्किट आपको दिया हो, आप उसको मैश एनालिसिस से करें या नोडल से करें, रिजल्ट्स में क्या फर्क आएगा? नहीं सर। ये दो टेक्निक्स है ना, मैश और नोडल। मैश से करके मैं तमाम मैश